गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कॉमर्स क्लासेस में एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो नए नए लेक्चर्स मैं लेकर के आ रहा हूँ, आज भी एक नया लेक्चर लेकर के आया हूँ। और अभी तक जो लेक्चर्स आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है वो एमकॉम के छात्रों के लिए जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अभी तक इसमें 3 लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ और आज ये लास्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन का 4th पार्ट है। और इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, कर नियोजन कर रहे होते हैं, चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन का कर नियोजन करें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करें, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए करें, या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर्स कंपनी के लिए करते हैं, तो आपको कुछ सावधानियों को ध्यान रखना होगा। टैक्स प्लानिंग आसानी से होता नहीं है, कुछ कमियां रह सकती हैं। तो आप जब टैक्स प्लानिंग करें, कुछ बातों को ध्यान रखें, कुछ सावधानी रखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रीकॉशंस इन टैक्स प्लानिंग। प्रीकॉशंस इन टैक्स प्लानिंग, क्या क्या सावधानी रखी जाए। तो 5 या 6 पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। पहला पॉइंट है, टैक्स प्लानिंग रिक्वायर्स प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशंस विथ रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ। जो टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर इम्प्लीकेशंस अगर सही होगा तो क्या होगा, इन टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजन, जो आप वित्तीय निर्णय ले रहे होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे होते हैं, वो आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रोविजंस को नहीं जान रहे हैं, रूल्स को नहीं जान रहे हैं, प्रोविजन रूल्स का मतलब होता है कि प्रॉपर जो एग्जेम्पशंस लेना है, डिडक्शंस लेना है, रिबेट्स आपको मिल सकती है, जो रिलीफ्स आप ले सकते हैं, जो अलाउंसेस आपको मिल रहे होते हैं, तो वो सही तरीके से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपको रूल्स और प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा। ये सावधानी से करना अच्छा होता है, जिससे कि आपकी टैक्स प्लानिंग एक राइट डायरेक्शन में हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। टैक्स प्लानिंग रिक्वायर्स प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशंस विथ रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ इन टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस। सेकेंड पॉइंट्स की बात करें हम, बी नंबर पॉइंट है, द टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन टैक्स अवॉइडेंस। ये टैक्स बचाव का तरीका नहीं है टैक्स प्लानिंग, कि टैक्स को बचाना है। टैक्स को कैसे आप कम कर सकते हैं इस लीगल तरीके से। तो टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स बचाव से संबंधित नहीं है, आधारित नहीं है। बिकॉज व्हेन द लू फॉल्स ऑफ लॉ, क्योंकि आप कानून की कमियों को निकाल के, कानून की कमियों को, लू फॉल्स को फायदा लेके टैक्स तो आप बचा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आर इन द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ही ये लू फॉल्स गवर्नमेंट सरकार के ध्यान में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट विल अमेंड द लॉ एंड प्लानिंग विल बी फेल। तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर लेती है कानून में और वो लू फॉल्स को हटा देती है, कम कर देती है, जिससे कि आपकी जो प्लानिंग है वो फेल हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अवॉइडेंस नहीं है, बचाव नहीं है टैक्स का। एक लीगल तरीके से अगर आप करते हैं, लू फॉल्स को अगर आप फायदा नहीं लेते हैं और एक कानूनी तरीके से एग्जेम्पशन डिडक्शंस का फायदा लेते हैं, तो आपको कभी भी आपका जो प्लानिंग है वो फेल नहीं होगा। ये बी नंबर पॉइंट था। सी नंबर, assessee must read all provisions of related deductions, exemptions, rebates and reliefs। जो भी करदाता है, असेसी है, उसको सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, चाहे आपको कौन कौन सी एग्जेम्पशंस मिलने वाली हैं या कौन कौन सी आप डिडक्शंस ले सकते हैं, जो सेक्शन 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा जो टैक्स में से आपको टैक्स माफ किया जाता है 87A में, तो रिबेट्स आप ले सकते हैं, रिलीफ्स, कभी कभी ज़्यादा रेट से टैक्स लग जाता है, रिलीफ्स आपको मिल रही होती हैं, तो उनका फ़ायदा कैसे लिया जाए, इनको ध्यान से आपको सारे रूल्स को, प्रोविजंस को पढ़ना होगा, केयरफुली पढ़ना होगा। तो असेसी मस्ट रीड ऑल प्रोविजंस ऑफ रिलेटेड डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट्स एंड रिलीफ्स। ये तीसरा पॉइंट था। डी नंबर पॉइंट है, टैक्स प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल। आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन किया जा सके, फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं और ये लॉन्ग टाइम के लिए आप प्लानिंग नहीं कर सकते। तो अमेंडमेंट होने के साथ साथ अपनी प्लानिंग को आप चेंज कर सकें, इस प्रकार से आप प्लानिंग करें। तो टैक्स प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल।
so that it can be changed as per amendment। जो भी परिवर्तन होते हैं, जो संशोधन होते हैं, अगर उसमें संशोधन होते हैं कानून में, तो आप उस कानून के हिसाब से अपने टैक्स प्लानिंग को तुरंत चेंज कर सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। फिफ्थ नंबर पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी आइसोलेशन फॉर दैट असेसी रिक्वायर फॉर कंसिडर इकोनॉमिक फैक्टर्स। जब एक असेसी होता है तो टैक्स प्लानिंग में आइसोलेशन केवल इस बात की लिए नहीं होता है कि असेसी रिक्वायर्स ए कंसिडरेशन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स को तो उसको ध्यान में रखना ही है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करे, पैसा कहाँ से लेकर के आए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर एक कंपनी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ आपको और भी लॉ याद रखना होते हैं। कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए हैं, उनको भी आपको याद रख करके ही कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी आइसोलेशन फॉर दैट असेसी रिक्वायर्स टू कंसिडर इकोनॉमिक फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पर loans capital, public deposits, cheaper source of finance in the comparison of share capital, but Companies Act puts certain restrictions। Companies Act में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ restrictions लगाए गए हैं। उसके लिए आप पब्लिक से लोन कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए आप पब्लिक में शेयर इशू करते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी के लिए जब कॉर्पोरेट टैक्स की बात आती है, उसमें प्लानिंग की बात आती है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा मिल रहा होता है। टैक्स कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके लिए सेक्शन 80IE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेक्शन 80IE इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड की गई हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम से, GTI इन रिस्पेक्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस अंडरटेकिंग। जो आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूली जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। 10 साल तक आपको 100% यहाँ पर डिडक्शंस मिल रही होती है। तो 100% न्यूली एस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे मेघालय, उत्तराखंड वगैरह में अगर आप इंडस्ट्रीज डालते हैं तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसका आपको 100% रिटर्न्स मिल रहा होता है। 100% क्या है, डिडक्शंस मिल जाती है गवर्नमेंट की ओर से कुछ स्कीम्स, और 10 सालों तक ऐसा मिल रहा होता है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में आपने डिडक्शन तो ले लिया, तो एक तरफ आप टैक्स लायबिलिटीज को कम कर देते हैं, लेकिन आपको दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा कि असेसी रिक्वायर्स एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट ऐसी जगह पर जाते हैं तो आपको आसानी से मटेरियल नहीं मिल रहा होता है, आसानी से आपको वर्कर नहीं मिल रहे होते हैं, लेबर नहीं मिल रहे होते हैं, तो वहाँ के सरकमटेंस में सर्वाइव करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। जो असेसी को एडिशनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हाई वेजेस, वहाँ पर जो मजदूर मिलते हैं उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगी आपको, सैलरी ऑफ ट्रेंड पीपल्स, स्टाफ्स, दस द बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन। जो आप डिडक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। जितना डिडक्शन लिया उतना ही कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ऐसी डिडक्शन का कोई फायदा। तो ये सावधानी आपको रखना पड़ेगी जब आप न्यूली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कानून का फायदा या डिडक्शंस लेने के अपेक्षा आपको दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रही, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 5 तरह के प्रिकॉशंस आपको याद रखना है, A, B, C, D और E। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर ये 5 तरह के हम प्रिकॉशंस देख चुके हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन टैक्स एविएशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स एविएशन एंड टैक्स अवॉइडेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो टैक्स एविएशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स एविएशन का मतलब होता है इट इज इलीगल एंड एथिकल मेथड। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टैक्स एविएशन होता है, कर की चोरी होती है, वो पूरी तरह से कानूनी रूप से सही नहीं है, अवैध है। तो इट इज इलीगल एंड अनएथिकल मेथड्स टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज को अवॉइड करना, बचना उससे। आफ्टर अराइजिंग टैक्स लायबिलिटी, जब टैक्स बन जाता है, टैक्स का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद हम टैक्स को कैसे चोरी करें इस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो टैक्स इट इज इलीगल एंड अनएथिकल मेथड्स। वहीं सेकंड साइड हम देखें टैक्स अवॉइडेंस, इट इज लीगल बट इनएथिकल। एक कानूनी रूप से, क्योंकि यहाँ पर लूप हॉल्स को फायदा लेते हैं और कानून को तोड़े बिना ही हम
टैक्स को बचा लेते हैं। तो इट इज लीगल बट अनएथिकल मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज बिफोर एक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ टैक्स डिटरमाइन। जब हम एक्चुअल टैक्स लायबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं उसके पहले ही लूप हॉल्स का फायदा लेते हुए हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस कर देते हैं, टैक्स को बचा लेते हैं। तो इट इज लीगल बट अनएथिकल। सेकेंड पॉइंट है इट इज लीगल ऑफेंस। एक कानूनी रूप से अपराध माना जाता है, कानून की नजरों में अपराध होता है टैक्स की चोरी। और इट कंसिडर वेरियस लूप हॉल्स ऑफ द लॉ। इसमें कई तरह के लूप हॉल्स होते हैं कानून बनाने में, उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन, इट क्रिएट्स पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। अगर आप पकड़े जाते हैं कर की चोरी करते हुए तो आपको अर्थदंड तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको सजा भी मिल सकती है, 6 महीने तक की सजा आपको दी जा सकती है अगर आप कर की चोरी करते हैं, टैक्स एविएशन आप करते हैं। इट हैज लीगल सेक्शंस। ए लीगल रूप से तो सही है, लेकिन जैसे ही लूप हॉल्स का मालूम पड़ता है तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर देती है और आपका टैक्सेशन फेल हो सकता है। इट ब्रेक्स द लॉ। इसमें कानून को तोड़ा जाता है, टैक्स एविएशन में कानून को तोड़ा जाता है, लेकिन टैक्स एवोइडेंस में इट ब्रेक्स द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर। कानून बनाने वाले की इंटेंशन को तोड़ा जाता है। यहाँ पर उसकी इंटेंशन नहीं थी कि आप कानून में कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन उसकी कमियों को फायदा उठा रहे हैं, उसकी इंटेंशन को आप तोड़ रहे होते हैं। और लास्ट वन, इट इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी। हमारे समाज के लिए हानिकारक होता है टैक्स की चोरी, क्योंकि टैक्स की चोरी होती है गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलेगा, तो जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हो रहा है तो वो नहीं हो पाएगा, तो आम जनता का, आम समाज का नुकसान हो सकता है। तो इट इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी। देन इट इज नॉट वेरी हार्मफुल फॉर वेरी, ये पूरी तरह से ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है सोसाइटी के लिए, लेकिन ये भी कानून रूप से सही लेकिन अनएथिकल है, ये भी नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो हमने देखा डिफरेंस बिटवीन टैक्स एविएशन एंड अवॉइडेंस। हम दूसरा डिफरेंस देखने वाले हैं, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं ओरली आपको बता देता हूं, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट है टैक्स प्लानिंग में, इट इज वाइड टर्म, इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग में टैक्स मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अच्छा टैक्स प्लानिंग माना जाता है। तो इट इज वाइड टर्म, इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। दूसरी तरफ देखें टैक्स मैनेजमेंट, इट इज नैरो टर्म, ये बहुत ही छोटे लेवल पर होता है और टेम्परेरी हर समय चलता रहता है। सेकेंड वन, इट एम्फेसाइज ऑन रिड्यूसिंग या रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ये पूरी तरह से कंसल्टेशन करता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए। और सेकेंड पॉइंट टैक्स मैनेजमेंट में, इट एम्फेसाइज ऑन कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। कानूनी रूप से जो फॉर्मेलिटीज होती हैं टैक्स मैनेजमेंट में, उनको पूरा टाइम टू टाइम बुक्स मेंटेन करना है, फाइल टाइम से फाइल रिटर्न करना है, ये सब कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है। टैक्स प्लानिंग में थर्ड पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर। ये फ्यूचर के आधारित होता है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग आप प्रीवियस ईयर में करते हैं, असेसमेंट ईयर के लिए, उसको निकलने के बाद नहीं करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो टैक्स मैनेजमेंट है वो प्रेजेंट में भी चल रहा होता है, पास्ट को देखते हुए भी मैनेजमेंट को हम अच्छे से कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी होता है। तो ये तीनों के लिए होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड फोर्थ एंड लास्ट नाउ द लिस्ट, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेटिव्स अमंग वेरियस। जब टैक्स प्लानिंग आप करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक का आपको अच्छा सिलेक्शन करना होता है, वो टैक्स प्लानिंग होता है। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। टैक्स मैनेजमेंट में बुक्स को मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स को ठीक से लिखा जाता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इस टाइप से वो सारी चीज़ें टैक्स मैनेजमेंट में हो रही होती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। और लास्ट टॉपिक बचा है कि आप जब पूरा टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं तो कुछ यहाँ पर कमियाँ, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन लिमिटेशंस को आपको ध्यान में रखते हुए ही टैक्स प्लानिंग करना है। तो 5 या 6 लिमिटेशंस हैं, मैं एक एक करके आपको बोल देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली लिमिटेशंस होती है, क्लेम फॉर डिडक्शन, एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ शुड बी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, otherwise it will not be allowed. Claim for deductions, exemptions and reliefs should be before the completion of assessment, otherwise it will not be allowed.
इट मीन्स जब आप क्लेम करते हैं डिडक्शंस के लिए, एग्जेम्पशंस के लिए, रिलीफ के लिए, तो ये असेसमेंट होने के पहले आपको करना है। अगर आप बाद में करते हैं तो आपको डिडक्शन एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं की जाएगी। ये पहली लिमिटेशंस होती है। सेकेंड वन, अदर इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉस हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ टैक्स प्लानिंग। जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविजंस को ध्यान में रखने के साथ साथ आप कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और भी कानूनी रूप से व्यापारिक जो कानून होते हैं, कॉमर्शियल लॉज होते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक लिमिटेशन से सिर्फ कानून, इनकम टैक्स लॉ को ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट होता है सोशल, मोरल एंड साइकोलॉजिकल implications for not to go beyond a certain level of reductions। आप सामाजिक रूप से, मोरल रूप से, साइकोलॉजी रूप से इम्प्लीकेशंस जो कर रहे होते हैं, एक फोर्स होता है आपके ऊपर कि सभी को ध्यान में आपको रखना है। ये लिमिटेशन है, सभी को ध्यान में रखना है, समाज का भी फायदा होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, सारे लिमिटेशंस होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है जब आप एक्चुअल में टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं। फोर्थ लिमिटेशन है इट इज टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, बिकॉज इस टैक्स प्लानिंग में बहुत सारा समय लगता है, तो कुछ लोगों के हिसाब से एक लिमिटेशन से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिस टाइम माइट हैव बीन यूज्ड, अगर इस समय को किसी और काम में लगाया जाए, बिजनेस को बढ़ाने में लगाया जाए, और अदर इंपॉर्टेंट पर्पस, जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य होते हैं, कुछ कारण होते हैं, उनमें लगाया जाए तो शायद ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो कुछ लोगों के हिसाब से टाइम वेस्टिंग प्रोसेस होता है। एंड फिफ्थ वन, द डायरेक्ट टैक्स लॉ इज अमेंडेड टाइम टू टाइम। जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट है, तो बार बार हर साल फाइनेंशियल एक्ट आता है, उसमें प्रोविजंस आते हैं, बजट आता है, तो हर साल अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस आप नहीं कर सकते, वीक लिमिटेशंस क्रिएट प्रॉब्लम्स इन लॉन्ग टर्म। तो लंबे समय की टैक्स प्लानिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। द टैक्स बेनिफिट्स आर अलाउड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। जो टैक्स की डिडक्शंस होती हैं, टैक्स प्रोविजंस होते हैं, कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बिना नहीं कर सकते। तो ये 5-6 लिमिटेशंस होती हैं। तो टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात करें तो ये 4 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया है। इंट्रोडक्शंस, ये लास्ट चौथा पार्ट था इंट्रोडक्शन का, तो यहाँ जाके पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा प्रिकॉशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्स एविएशन एंड टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, एंड सम लिमिटेशंस फॉर टैक्स प्लानिंग। तो आप चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए नए टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूँ, और अब एक नया सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, इस सब्जेक्ट को लेकर के एक टॉपिक लेकर के आऊँगा जो एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी यूजफुल होता है। एक तरह से मैनेजमेंट अकाउंट्स से रिलेटेड ही होता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। तो इसके भी नए वीडियोज़ आएंगे। और 1 अगस्त से नई क्लासेस चालू कर रहा हूँ जो UGC नेट के लिए होगा। तो उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लास होगी, और उसके लिए आप अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9752639840, 9752639840, विकास शर्मा, कॉमर्स क्लासेस। तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।